में अधिक है, तो पृथ्वी को क्या नुकसान होगा यार? पृथ्वी की तो इतनी कैपेसिटी है कि फिर से रीजनरेट कर लेगा कुछ भी चाहे। और पृथ्वी को वन की क्या जरूरत है? वन की जरूरत मानव को है। तो वो डिक्टम ही गलत है। अगर ये बताइए कि मानव बचाइए, सभ्यता बचाइए, सेव ह्यूमन, तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। सेव अर्थ, अरे यार हम अपनी खुद की जिंदगी बचा नहीं पाते हैं, हम अर्थ क्या सेव करें? ये बोले कि मानव की सभ्यता बचाइए। और सच्चाई है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है बहुत बड़े डेंजर पे है। कई सारे साइंटिस्ट प्रिडिक्ट किए हैं कि अगले 2.5 साल में ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म है। 250 साल में। हाँ, 250 साल। 2.5 साल में तो वो जी न्यूज वाला हो जाएगा 2012। मूवी का प्रचार करने के लिए कितना बेवकूफ बना दिया पूरी दुनिया को। वो था ना 2012 मूवी जो हॉलीवुड के थे, उसको प्रचार करने के लिए मतलब क्वेश्चन मार्क लगा के कि क्या 2012 में ये विपत्ति आने वाली। हाँ, इतना वो फैला दिया था। लेकिन अगर जी न्यूज को ये पता चल जाए कि मतलब 2012 में हो जाएगा, तो फिर वो खुद वहां एंकर बैठा नहीं रहता। 2012 था ना शायद। 2011 में यह हंगामा किया था कि 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो वो खुद वहां बैठा रहता है क्या एंकर बताने के लिए? हाँ, बोलता है कि चलो कहीं और चलते हैं, कुछ करते हैं जिंदगी में, जो जो सपने बाकी रह गए हैं, या कुछ भी नहीं करते हैं। अब 1 साल तो जीना है, कुछ करने की जरूरत क्या है? कौन? हाँ, वैसा ही कुछ था शायद। अल्बिडो पढ़ लेते हैं, फिर हम घूम जाएंगे तो फिर घूमते ही रह जाएंगे यार। हम बहुत रोकते हैं अपने आप को कि तुमको ज्योग्राफी पढ़ा दें हम। पृथ्वी पर, पृथ्वी सौर मंडल, पृथ्वी सौर मंडल नहीं, वायुमंडल पर, पृथ्वी वायुमंडल पर आपतित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा या प्राप्त उस प्रकाश ऊर्जा की मात्रा, प्राप्त प्रकाश ऊर्जा की मात्रा का वो भाग, जो पृथ्वी वायुमंडल में उपयोग लाए बिना ही, पृथ्वी वायुमंडल में उपयोग के बिना ही स्पेस में वापस कर दिया जाता है, स्पेस में वापस कर दिया जाता है, उसे हम पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। उसे हम पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। अल्बिडो, हाँ, इंग्लिश वर्ड ही है, इसका हिंदी भी वही है, अल्बिडो या अल्बिडो। डॉ लिखना, ये रो हो गया या डॉ है? डॉ ही है, हाँ, वो नीचे लगाएंगे तब डॉ होगा, ठीक है। अल्बिडो कहते हैं, यानी कि जैसे जो भी पृथ्वी वायुमंडल ने जो सोलर एनर्जी को, सौर प्रकाश को, इसको इंसोलेशन बोलते हैं, सौर प्रकाश, तो वो जो प्राप्त किया, तो सारा का सारा यूज नहीं होगा। जैसे हीटर के सामने हम बैठे हुए हैं, तो जितनी भी किरणें मेरे बॉडी से टकराई, सारी की सारी का इस्तेमाल नहीं होगा, उसको वापस कर दिया जाएगा। तो वो भाग, कई बार लिखा रहेगा कि परावर्तन, जैसे बुक्स में जनरली परावर्तन लिखा रहता है, ये परावर्तन नहीं है, बल्कि विसरण का भी वो भाग जो पृथ्वी की ओर आता था यूज हो गया, जो वायुमंडल की तरफ चला गया वो भी अनयूज्ड हो गया। तो जो अनयूज्ड पार्ट है उसको हम एल्बिडो कहते हैं। क्लियर है? पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35% है। अब इसमें कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि 3-4 फिजिकल फीचर्स दिए होंगे और उसको अरेंज करना है आपको आरोही या अवरोही क्रम में एल्बिडो के दर के आधार पर। तो मजे लेते हैं कुछ या एग्जाम्पल लेकर के, जैसे वन वाला क्षेत्र और घास का मैदान, एल्बिडो किस में अधिक होगा? वन क्षेत्र में, घास के मैदान में,
एल्बिडो कम होगा। तुम लोग तो पहले ज्यादा बोले थे घास के मैदान में। घास के मैदान में कम होगा एल्बिडो, क्यों? घास के मैदान में कम होगा, वन में ज्यादा होगा, क्यों? घास के मैदान में क्यों? घास का मैदान कम सोखेगा, वापस ज्यादा भेजेगा। बिहारी बोल दिया तो उसको जस्टिफाई तो करेगा ही करेगा। चलो शुरू हो जाओ तुम। नहीं, कारण बताइए, उसने बताया। हाँ, सब आ गए लाइन पे, आंसर गलत है। एब्जॉर्प्शन किस में ज्यादा होगा? अवशोषण घास के मैदान में ज्यादा होगा या वन के क्षेत्र में ज्यादा? वन के क्षेत्र में ज्यादा होगा। अवशोषण किधर? अगर आप यहीं पे आ रहे हैं कि अवशोषण का उल्टा होगा एल्बिडो। एल्बिडो टेक्निकल शब्द है तो इसको थोड़ा देखना आसान है, आसान नहीं है, लेकिन अवशोषण को देखना तो आसान है। तो किस क्षेत्र में अवशोषण ज्यादा होगा उसी क्षेत्र में एल्बिडो कम होगा। जिसमें अवशोषण कम होगा एल्बिडो अपेक्षाकृत। तो घास के मैदान और वन की बात करते हैं तो वन का मतलब है बहुत सारे पेड़ हैं, घास के मैदान में घास है, तो अवशोषण क्या यूटिलाइजेशन किसका ज्यादा होगा? चाहे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कह लीजिए, चाहे पानी का ये सब जो भी कह लीजिए, या वाष्पीकरण की दर कह लीजिए, सारा का सारा वन में अधिक होगा, तो वहां पे एल्बिडो कम होगा। और जहां पे घास में एब्जॉर्प्शन कम है तो एल्बिडो ज्यादा होगा। राजस्थान और यूपी, एल्बिडो कहां पे ज्यादा होगा? राजस्थान में, कारण बताइए। वन, वन छोड़ दीजिए, मान लीजिए दोनों में वन। आजकल तो यूपी में कौन सा वन पाया जाता है यार? मानव की औकात नहीं है ज्यादा प्रभावित करने की, इसलिए बहुत छोटे स्तर पे हम कर देते हैं। लेकिन जब सूरज के केस में बात होगी ना तो हम लोग चींटी हैं, चींटी, उससे भी खराब है। तो इसमें मेन होता है आर्द्रता का फर्क। यदि कोई आर्द्र मृदा है और कोई शुष्क मृदा है तो एल्बिडो किसका ज्यादा होगा? शुष्क का ज्यादा होगा, क्योंकि ठीक ठाक ऊर्जा की मात्रा वाष्पीकरण में पड़ जाएगी। तो वाष्पीकरण में जब यूटिलाइज हो गई तो वहां पे एल्बिडो कम हो जाएगा। बादल सहित और बादल रहित, बादल युक्त में एल्बिडो ज्यादा होगा या कम होगा? बादल रहित में एल्बिडो कम होगा। अब बादल जब है, बादल छाया हुआ है और आकाश साफ है, तो एल्बिडो किस में ज्यादा होगा? बादल छाया हुआ है, क्योंकि ऊपर ही रोशनी को रोक करके क्या करता है? वापस भेज देता है। बर्फीला एरिया और जलीय एरिया क्षेत्र, बर्फीले का इनफैक्ट अधिकतम होता है। जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, ये वजह कभी भी अगर ग्लेशियर्स के एरिया में जाइए आप तो गूगल्स जो है कंपलसरी कर दिया जाता है, चश्मा पहनिए आप, क्योंकि परावर्तन इतना ज़्यादा होता है। हाँ, कि कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना, और स्किन बर्न हो जाता है। जैसे कभी भी फैमिली में आर्मी ऑफिसर्स वगैरह हैं, अगर भूले से वो सियाचिन चले गए तो रिलेटिवली हम अपने साला को 4-4.5 महीने के बाद आया था तो हम पहचान नहीं पाए थे उसको, जब तक उसकी आवाज़ नहीं सुने थे। इतना ज़्यादा मतलब चेहरे पे ये हो जाता है। तो हाँ, काला नहीं, सनबर्न होता है, रेडिश ब्लैक हो जाता है, पूरा पूरा स्पॉट हो जाता है यहाँ पे। तो उसमें जब हम बर्फ की बात करेंगे अधिकतम होता है। जल में समय के साथ बदलता रहता है, मात्र एक यही है जो समय के साथ बदलता रहता है। इसमें क्या होगा कि यदि बचपन में पढ़े होंगे, अगर तिरछी किरण आ रही है तो उसका परावर्तन ज्यादा होता है, लंबवत किरण आ रही तो परावर्तन कम होगा। तो जल में यदि सुबह और शाम की बात करें तो एल्बिडो ज्यादा होगा, और दोपहर में बात करें तो एल्बिडो कम होगा। साफ पानी और गंदा पानी, एल्बिडो किसका ज्यादा होगा?
गंदा पानी में एल्बिडो ज्यादा होगा, क्योंकि साफ पानी में पेनिट्रेशन ज्यादा होगा और गंदे पानी में ज्यादा नहीं पहुंचेगा, तो उसका अवशोषण जितनी दूरी तक जाएगा, किसी भी क्षेत्र में यदि हम देखेंगे तो जितना प्रवेश होगा, तो जितना लंबा दूरी तय करेगा उतना ज्यादा उस क्षेत्र से अवशोषण के चांसेस, जैसे पथरीला एरिया और बलुई एरिया। पथरीला में एल्बिडो, समझ रहे हैं हम लोग। बालू में क्या होगा, थोड़ा पेनिट्रेशन होगा। अगर पत्थर और बालू के कंपैरिजन में देखें, जैसे पथरीले एरिया में पत्थर के ऊपर कभी शाम में बैठे जीन्स पहन के, तो हाँ मजा आ जाता है। तो कारण क्या है कि तापमान उसका बहुत ज्यादा होता है, लेकिन तापमान बहुत ज्यादा होने से अवशोषण को हम नहीं जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा होगा, हाँ ठीक है। ब्रेक ले लेते हैं, फिर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक पे। बहुत सारे पॉजिटिव फंक्शन है। दिवाली की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? दिवाली में तुम में से कौन कौन सा ताश खेलते हो पैसा वाला? कौन? जगह नहीं, अभी जब कमाने लगोगे तब हम लोग के साथ टिक पाओगे। अभी नहीं टिक पाओगे। हम रुलाने वालों के साथ नहीं खेलते हम लोग। हाँ नहीं तो मतलब वो बोल रहा ना, जगह मेरे साथ खेलने के अभी थोड़ा वो आ जाएगा ना, जब कमाने वाने लगो तो हाँ तुम लोग आपस में खेल लेना। हाँ जी, नहीं तो शर्माने की क्या बात है, कभी कभार एंटरटेनमेंट के लिए खेलना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन बहुत मजा आता है। मतलब दिवाली में हमको छुट्टी होती तो हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं। जो हमारा ग्रुप है 8-10 बंदों का, और मतलब इंतहा का मजा आता है। नहीं टिक पाओगे बोले ना, सब लोग कमाने वाले सब होते हैं। नहीं दे वीडियो बना के वायरल करना। मेरे हाथ में कानून कहाँ है यार? हम लोग घर में खेलते हैं, ऐसा थोड़ी चौराहे पे जाके खेलते हैं। हाँ नहीं तो का क्या फायदा फिर खेलने से? पैसा इन्वॉल्व नहीं हो तो इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। तुम में से कितने लोग आईएएस दिल से बताना कि बनना चाहते हो पैसा कमाने के लिए? हाँ आईएएस आईपीएस जो भी है पैसा कमाने के लिए उद्देश्य है। 4 लोग बोले बस, 5 लोग, बाकी सब शर्मा रहे हैं। हाँ? क्यों बनना चाहते हो आईएएस? एजुकेशन लेवल बहुत कम है तो आईएएस ही बनना जरूरी है। रिसर्च स्कॉलर बनते, कोई साइंटिस्ट बनते। ये इंटरव्यू का प्रश्न है बेटा, ऐसा खोदेगा ना कि पता भी नहीं चलेगा तुमको। तो कंट्राडिक्शन है तुम्हारे स्टेटमेंट। ये मजाक की बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। पढ़ना तुमको अच्छा लगता है तो आईएएस में क्यों? इसलिए आईएएस में कब पढ़ना मिलेगा तुमको? फिर तो रिसर्च में जाना चाहिए। तो और अच्छी बात है, तुम तो साइंटिस्ट बन सकते थे। जो चीज अच्छी लगती थी वो खत्म हो गई। हाँ बोलिए। इतने हमारे करप्ट सिस्टम में कैसे लगता है कि आप अपने आप को बचा पाएंगे?
तो एनजीओ खोल लो ना, फिर फादर का भी काम हो जाएगा, ये भी हो जाए। नहीं, कोई भी एनजीओ अपने पैसे से थोड़ी चलाता है। एनजीओ गवर्नमेंट से लेती है, और या फिर और सोशल वर्क के लिए तो बेस्ट है एनजीओ। सिविल सर्विसेज सोशल एग्जीक्यूटिव सोशल वर्क के लिए कब से होने लगा? कोई भी आदमी, तो तुम लोग सब में से जेन्युइनली सोचना अपने दिल से कि तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, और लास्ट डे तक तुम स्ट्रगल करोगे एक अच्छा आंसर बनाने के लिए, ये ध्यान रखना। और पैसे के लिए जो वाकई जाना चाहते हो, कभी मत जाना इसमें। पावर, चलो पावर का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी वाइफ अपने 4 महीने के बेटे को छोड़ करके 4 बजे एयरपोर्ट जाती है कि चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, उनको पूरा आईएएस आईपीएस आईएफएस सब मिल करके हमला जमला 400-500 लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। 12 बजे रात तक अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, और उसके बाद साहब का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, आप वापस आते हैं। इसको बोलते हैं, कितना बार सुना होगा कि एक चीफ मिनिस्टर जो है आईएएस को बगल में बोलता है मेरे लिए खैनी लगा, और आईएएस लगाता है उसको। लालू यादव तो एक एग्जाम्पल है, सभी का यही हाल है। लालू यादव को तो फालतू का डेमन बना दिया है, उससे ज्यादा करप्ट लोग बहुत अच्छे से बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं। तो खैर वो एक दूसरा डिबेट है वो, लेकिन जो पावर का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक इल्यूजन है, धोखा है। इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता है कि पावर कॉन्सेप्ट या पैसा का कॉन्सेप्ट। पैसा 4 आईएएस ऑफिसर मिलकर जो जेन्युइन मतलब थोड़े मोड़े करप्शन के साथ कमाता होगा, उतना हम अकेले कमाते हैं। और आपके अंदर टैलेंट है तो एटलीस्ट जो अभी जिस स्थिति में हम एज ए कंट्री हैं, आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बढ़ेंगी, और तो आराम से कमा सकते हो। एक आईएएस ऑफिसर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। 4 आईएएस ऑफिसर बैठा रहता है, हम लोग पार्टी में रहते हैं, तो मुझे ही बोलता है कि तुम तो बहुत कमाते हो बिल पेमेंट के लिए। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि पैसा कम है। मेरा एक फ्रेंड है, वो शादी इसलिए नहीं डर से किया है कि मेरी इतनी सैलरी में हमको नहीं पूरा होगा। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी डायरेक्टर है, नहीं किया है कि हम नहीं पूरा पाएंगे जब तक हम अपनी सैलरी से, चूँकि एक पैसा करप्शन नहीं करता है वो बंदा। मैं जानता हूँ उसको थ्रू आउट, हम लोग साथ ही इंटरव्यू भी दिए थे। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं, लेकिन पैसा और पावर एक मिथ है। पावर आप किसको दिखाओगे? मोहल्ले में जाओगे तो लोग, जो गरीब जनता है, जो अब कोई आईएएस आईपीएस होगा तो तुमको लगेगा कि तुम पावर दिखा रहे हो। तुम भी तो, जो तुम्हारा सर्कल बनेगा उसमें तुम्हारा पावर पता भी नहीं चलेगा कि तुमको पावर है। इनफैक्ट समय भी नहीं मिलेगा। अब इतनी सारी त्रुटियों के बाद फिर भी जाओगे क्यों? बंदूक चलाने, तो फिर पप्पू यादव बन जाओ या आनंद मोहन बन जाओ। जो बेसिकली जो उस जगह होता है ना, एक पावर, एक होता है ब्रूट पावर जो सुपरफिशियल होता है, एक होता है रिलेटिव पावर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ जो पावर होता है, राइट, वो होता है आईएएस आईपीएस के साथ। कि अगर आप जिम्मेदारी अपनी निभा दो तो डेथ बेड दुनिया में तुमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं रहेगा, क्योंकि करने की अपॉर्चुनिटी बहुत होगी। तुम कुछ भी छोड़ दो, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को, एक डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन सिस्टम को अपने टेन्योर में सुधार दो, तुमको मरते दम तक सेटिस्फैक्शन होगा। क्योंकि हजारों लोगों को आपने सिर्फ अभी नहीं किया, बल्कि आने वाली पूरी 7 जनरेशन को आपने बेहतर करा दिया। एक प्राइमरी एजुकेशन सेंटर्स को जो उठा करके अगर तुम वो अपॉर्चुनिटी जो है अगर वो कर लिए, वरना देखते हो कि आईएएस ऑफिसर भी सुसाइड करता है। राकेश अस्थाना करोड़ों कमा करके आज जेल की चक्की पीसने के कगार पे हैं, क्या फायदा है एफसी आईपीएस का? या एक से एक मतलब उस तरह के पता चला होगा, कई सारे जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह जेल में बंद रहते हैं। तो क्या फायदा कि मतलब जवानी में पूरा कमा करके अब बुढ़ापे में जेल में बिताइए, बाकी आपके कमाए हुए पैसे से आपके बच्चे बीवी मोहल्ले वाले ऐश कर रहे हैं कि भैया हमारे आईएएस हैं, तुम हमको छू कैसे सकते हो? वो सब खूब मजे लेगा, राइट। लेकिन एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ कैसी होगी वो देखो। तुम्हारी लाइफ मिजरेबल होगी अगर पैसा के चक्कर में रह गए तो। जैसे बहुत सारे ऑफिसर को, जैसे मैं अपनी वाइफ की बात भी बार बार कहता हूँ कि मतलब वो उस पोस्ट पे नहीं है, लेकिन पूरा उसका डिपार्टमेंट उससे डरता है आज की डेट में
कि कब क्या लिख देगी कोई पता नहीं है। उसकी पोस्टिंग में हालत ख़राब हो जाती है। जबकि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आज की डेट में मैं कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, उसके टॉप लीडर तक मेरी पहुँच है। और लिटरली मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है मेरी पहुँच, चाहे वो कोई भी नाम ले लो, मेरी डायरेक्ट पहुँच है वहाँ पे। और वहाँ तक से हम पैरवी करवाते हैं, लेकिन फिर भी इसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरा सिस्टम फिर ये रहता है कि जैसे कुछ भी ये कर देगी, ये कर देगा। वैसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? या तो फिर आप करप्ट बनो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी जियो। करप्ट बने, बाद में मुसीबत होगी। कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन ले लोगे, कोई ना कोई केस फ्यूचर में बना रहेगा। मान लो कि तुमने बीजेपी के फेवर में ले लिया, कांग्रेस वाला आया, पता है मेरा एक फ्रेंड है, आईजी है, वो अभी जेल में है पिछले 8 महीने से। उसने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी की राइवलरी के बीच में फंस गया है वो बंदा। और एक मतलब आईजी है, इसके थाने में एक, उसी के अंडर एक थाना आता था, उसमें एक मर्डर हो गया, पुलिस वालों ने मार दिया, और आईजी जेल में सिर्फ इसलिए, जबकि आईजी कोई अकाउंटेबल नहीं होता है उसके लिए कि थाना में कांस्टेबल ने या दरोगा ने या ये किया, आईजी उसके लिए कैसे? एसपी नहीं है जेल में, आईजी जेल में, सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से। चूंकि उसने कुछ कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर दिया था, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उसको पिछले 6-8 महीने से जेल में ठीक ठाक, साल भर केस चला ही चला। तो कई बार जैसे होता है, जिस पावर के आप मिथ से जा रहे हैं, सबसे पहली चीज वही रखो कि उतना सफिशिएंट है, सैलरी पर्क्स ये सब वगैरह ठीक ठाक होता है, जो आप एक नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल से बढ़िया जिंदगी गुजार सकें। लेकिन अगर पैसे के चक्कर में रह गए, जिंदगी एक न एक समय में तुमको बहुत बड़ा धोखा देगी, सब कुछ चला जाएगा। आप जेल में रहेंगे बुढ़ापे में, जवानी फिर भी अगर जेल में बीते तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुढ़ापा जेल में बीते तो बड़ा खराब लगता है। अभी शायद उतना इसका अहमियत समझ में नहीं आता होगा। जब सिस्टम के पार्ट हो गए ना, तो कभी भी ये सोच के मत जाना कि पैसा कमाना है। पावर किसको दिखाना चाहते हो? पावर एक फ्यूडल माइंड सेटअप है, जो सामंतवादी प्रथा है, उसका एक मिजाज है पावर, उससे बाहर निकलो। नीचे वालों को दिखाया था, रिक्शा वाले को तुम अभी भी पावर दिखा सकते हो, राइट? तो वो अपने से नीचे वाले को, आप बराबरी को तुम पावर दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो ना। वहां पे नीचे वाले को तो आज भी तुम दिखा सकते हो। अच्छी फैमिली से आते हो तो जिसको मन चाहे उसको, अब तुम लोग स्टूडेंट हो, वैसे भी 10 फ्रेंड होगा, और एक रिक्शा वाला को पीटना है, 20 रुपया ज़्यादा ले लिया हमसे, पीट डालो, शायद कुछ नहीं बोलेगा, 1-2 लिंक हो जाएगा, तो पुलिस वाला भी कुछ नहीं बोलेगा, सर इसने गलती किया था, गाली बक दिया था एंड ऑल दैट। तो वही चीज़ सेम है कि पावर का एक मिथ है, उसको सोच के कभी मत जाइएगा सिविल सर्विसेज में। चूँकि बहुत क्लोज एक्सपीरियंस है मेरा, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं भी मतलब एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, और मेरे दोस्तों में ताड़ी पीने वाले से लेकर के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके साथ साथ हीरा की खान उसका अपना है। एक ताड़ी पीने वाला जिसको डेली वेजर है, मैं उसके साथ भी उतना ही एंजॉय करता हूँ, और उसके साथ भी उतना ही एंजॉय करता हूँ। कभी भी गूगल कर लेना, गगन एक बंदा है जो एक कॉल पे उठाता है, और उसको वो मुकेश अंबानी को एक कॉल पे करता है, वो भी फ्रेंड सर्किल में है। और एक ऐसा बंदा भी फ्रेंड सर्किल में जो दाढ़ी पी के शाम भर के पड़ा रहता है, उसके साथ भी ताश खेलने में मज़ा आता है, इसके साथ भी बैठ करके इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में मज़ा आता है। तो डाइवर्स होता है, जैसे बैकग्राउंड अगर पुअर है आपका, तो बहुत डाइवर्सिफाइड लाइफ आप देख पाते हैं। वो एक एडवांटेज है जो मिडिल और लोअर मिडिल फैमिली से आते हैं। तो कभी भी चूंकि हम उस मेंटेलिटी से आते ही हैं कि बहुत पावर चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है जीवन में। यकीन मानो, जितना पैसा होता जाएगा तकलीफ उतनी बढ़ती जाएगी, तकलीफ उतनी बढ़ती जाएगी। मेरी पहली गजल मैंने इसी पे बनाया है, जो वुड बी आईएएस ऑफिसर के ऊपर है। सुनाऊं? इट गोज लाइक दिस कि पैसों की चाह थी सो बड़ा कारोबार हो गया, पैसों की चाह थी सो बड़ा कारोबार हो गया, पर अपनों के बीच लम्हा भी दुश्वार हो गया। लम्हा मीन्स मोमेंट्स। बची उम्र कट रही है जहाज और होटलों में। एक ये हम तब लिखे थे, बैकग्राउंड बता देते ज़्यादा समझ में आएगा। एक समय था कि 7-8 दिन लगातार हम जो है शाम की फ़्लाइट लेते थे, दिन में क्लास होती थी, फिर शाम की फ़्लाइट लिए, दिन में क्लास, ऐसे करके लगभग 6 शहर इंडिया के वर्कशॉप टाइप का जो होता है वो लिए थे। उसमें हम बैंगलोर में थे एक रात, तो मेरा बेटा अभी बोलना शुरू किया था वो, तो उसने बोला कि अब्बू आप कहाँ रहते हो, पता ही नहीं चलता है, आप आ क्यों नहीं जाते हो? तो मैंने कहा कि बेटा
कमाना वमाना पड़ता है आपके खिलौने के लिए, तो आप अम्मा के ही ऑफिस में क्यों नहीं जॉब कर लेते हो? तो मतलब इस तरह के सवाल पूछ रहा था, वो मिस कर रहा था। तो लिटरली वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। उसी में मैंने ये गज़ल लिखी थी, उसी रात गज़ल लिखी थी ये, कि पैसों की चाह थी सो बड़ा कारोबार हो गया, पर अपनों के बीच लम्हा भी दुश्वार हो गया। बची उम्र कट रही है जहाज और होटलों में, वक्त से पहले ही मैं बीमार हो गया। हंस खेल के गुजरती थी गुर्बत में जिंदगी, हंस खेल के गुजरती थी, समझ में आ रहा ना सब वर्ड, गुर्बत में जिंदगी, फर्जी है मुस्कुराहट भी अब इतना लाचार हो गया। और एक जो इसका स्टेटमेंट है जो सबसे अच्छा शेर लगता है मुझे, कि यही चाहता था क्या तू जिंदगी से अनवर, यही चाहता था क्या तू जिंदगी से अनवर, पढ़ने की चाह में खुद अखबार हो गया। तो दिल से बता रहा हूं, कभी भी पैसे के चक्कर में मत भागना, पैसा सेकेंडरी चीज है, हमेशा सुकून की तलाश करना। लाइफ बहुत मजेदार होगी, मस्त होगी, जितनी भी कड़वी भी होगी तो भी एक अलग फीलिंग होगी उसकी। और अगर किसी को सता के कुछ किया है ना, दुनिया में हर काम कर जाओ, अगर तुमको रात में सुकून से नींद आ जाए, तुमको जमीर तुम्हारा नहीं धित्कारे, हर काम करो, हर एक्सपीरियंस लो लाइफ के, तब तक जब तक तुम किसी दूसरे को उतनी तकलीफ नहीं देते हो कि तुमको बद्दुआ दे दे, हर काम कर जाओ दुनिया में, लेकिन आह से बचना जरूर। जैसे होता है ना, हमारे यहाँ कहावत भी है, पूरे इंडिया में ये कहावत है कि आह जो होती है, किसी की आह मत लेना। आह तभी निकलेगी जब तुमने किसी को टॉर्चर के लेवल तक परेशान किया है, अपने पावर की वजह से, अपने किसी कारण की वजह से, चाहे वो एक रिक्शा वाले से लेकर के एक बिजनेसमैन तक की बात क्यों ना हो। तो जब तुम्हारे पास पावर आए तो सबसे पहली चीज करना कि ह्यूमिलिटी लाना अपने अंदर, एक ठहराव लाना अपनी पर्सनैलिटी में। और हमेशा ये देखना कि चूंकि तुम, बहुत कम लोग पावरफुल होते हैं, ये ध्यान रखना, तुम उस क्लब के आदमी हो। और हमेशा ये देखना कि तुम्हारे किसी स्टेप से एक लार्जर सेक्शन को, किसी इंडिविजुअल को इस हद तक परेशानी तो नहीं हो रही है कि आह दे दे हमको, बद्दुआ दे दे हमको। हमेशा बचना, नहीं ऐसा नहीं है, कभी नहीं। नहीं उसने किसी, तुम वो तो तुम अगर जेन्युइन काम कर रहे हो, तुम जेन्युइन काम कर रहे हो, उसके बाद किसी को फर्क पड़े, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो होता ही है, वैसा होता ही है हमारा सिस्टम। वो बद्दुआ देगा ना, खेमकाज बद्दुआ देगा तो किसी चीफ मिनिस्टर के बेटे को देखो ढंग का बच्चा पैदा करते हुए, प्रमोद महाजन का बेटा देखो क्या कर रहा है, राइट। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी को देख लो, भाई भाई में बातचीत नहीं होती, ऐसे पैसे का क्या फायदा, ये बताओ। एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो पैसा तो अल्टीमेटली फिर आपके पास रह जाएगा, फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन भोगेगी उसको, पता नहीं भोगेगी भी नहीं भोगेगी, राइट। लेकिन आप पूरी लाइफ अपने भाई भाई से बात नहीं कर रहे हैं, और अपने भाई को भी मरवा देते हैं हम, राइट, पैसे के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, या कुछ भी इस तरह के प्रॉपर्टी के चक्कर में। खास भाई को, ओन ब्रदर को, सेम ब्लड शेयर करने वाले को भी गोली मारा जाता है या मरवाया जाता है। तो पैसा वो तभी होगा जब वो पैसा अनुशासन के साथ नहीं आया है। हर भाई में ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वो पैसा अनुशासन के साथ नहीं आया तो बी श्योर कि कुछ भविष्य में ऐसा गड़बड़ देखने को होगा जो पैसा शराब बन जाएगा। तो कमाते किस लिए हो? सबसे पहले तो खुद का सुकून होना चाहिए, उसके बाद ऑब्वियसली फैमिली इमीडिएट आपकी आती है, फिर उसके बाद सराउंडिंग्स आता है, फिर आपके पास देश आता है। तो किसी लेवल पे भी अगर वो कर रहे हैं आप, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप अपनी ही लाइफ के साथ गद्दारी कर सकते हैं। जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि डेथ बेड पे वो इतना रोया था कि मत पूछिए कि हमने क्यों भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। थोड़ी सी खुशी के लिए कि प्रधानमंत्री बनेंगे एंड ऑल दैट करवा दिया, लेकिन अल्टीमेटली जब तुमको पता चला कि हमको कैंसर है, हम मरने वाले हो, तो रो रहे हो। क्या फायदा वैसा? वैसी लाइफ का क्या फायदा, ये बताओ। कि जब दुनिया से जा रहे हो तो एक नज़र ऐसे आंख बंद के अगर खोलो और देखो तो लगे कि हाँ कुछ माइलस्टोन ऐसे हैं जो हमको सुकून से मौत दे देगा, वो जरूर कर जाऊं। जीवन में कुछ पड़ाव ऐसे हैं जो हमको कुछ न कुछ सुकून दे देगा कि हाँ वो काम किया था तो वहाँ के लोग जो है नाम लेंगे मेरा,
नाम को जरूरी नहीं कि बड़ा हो, बहुत छोटा भी हो सकता है, वो भी आपको बहुत सुकून देगा। और एक आईएएस बनने के बाद तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसी, जहाँ पे कि आप लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, और उस प्रोसेस में पैसा आ जाएगा। मान लो कमाना भी चाहो तो, हम ये नहीं कर रहे, देखो करप्शन एक दो लेवल का होता है। एक होता है जहाँ पे आपने अपनी सारे ज़मीर सारे सब कुछ बेच करके करप्शन कर रहे हैं। एक होता है कि एक प्रोसेस में आ रहा है कि सपोज कीजिए लाइक आप डीएम है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का कुछ आपके अंडर में है, अब कॉन्ट्रैक्टर है, जिनविन कॉन्ट्रैक्टर को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, 2% 1% अगर सब ले रहा है, सपोज कीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा अगर लगता है पैसा की ज़रूरत है तो वो ले लिया, उसको फिर भी हम गुनाह नहीं मानते हैं। लेकिन अगर पैसे लेने के चक्कर में ये जिनविन है इसको हटा करके हम इसको दे रहे हैं, तो आप देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं और खुद के साथ भी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जिनविन नहीं है इसका मतलब है आप ये इसने कोट कम किया, इसने ज़्यादा किया, और आपको पता है कि ये बढ़िया बनाएगा लेकिन ये घटिया बनाएगा, तो आप उसमें पैसा लेकर के ये कर रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपको सुकून कभी नहीं आएगा। अब आ जाते हैं तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला होगा अक्षांश। अक्षांश क्यों होगा? सौर ताप, ब्यूटीफुल, सौर ताप का निर्धारक होता है अक्षांश। जो भी हमने फैक्टर्स पढ़ा है सौर ताप के वितरण करने वाले, स्पेशली आपतित कोण के संबंध में, वो अक्षांश के संबंध में सही होगा। नहीं, ये प्रभावित करने वाले कारक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सॉरी। तापमान का वितरण हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो दिशा में देखते हैं हम, क्षैतिज दिशा में और लंबवत दिशा में। क्षैतिज दिशा में जो होता है वो अक्षांशीय स्तर पे देखते हैं, अक्रॉस द लॉटिट्यूड, और ये ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन। एक ही अक्षांश पर स्थित सभी बिंदुओं पर प्रतिदिन सौर ताप का प्रभाव समान होगा, ट्रू और फॉल्स? एक ही अक्षांश पर, लिख लीजिए स्टेटमेंट ये कथन के रूप में, एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर सौर ताप का प्रतिदिन प्रभाव या दैनिक प्रभाव समान होगा। एक ही अक्षांश पर स्थित सभी बिंदु या सभी स्थानों का सौर ताप का दैनिक प्रभाव समान होगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? पहली बात तो गलत है, अब दूसरी बात बताओ। तो 24 प्रतिदिन का मतलब है 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं ना। हाँ। तो सौर ताप संबंधी की बात कर रहे हैं, सौर ताप का प्रभाव, यानी कि सूर्य से जो प्रभाव होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, तापमान की बात नहीं कर रहे हैं। तापमान की बात ही नहीं हो रही है ना, सौर ताप संबंधित जो प्रभाव होते हैं, यानी कि सूरज की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये ट्रू और फॉल्स है। मतलब सूरज अपनी तरफ से जो देगा वो कोई भी अंतर नहीं होगा। तो सभी अक्षांश के, एक अक्षांश के सभी बिंदुओं पर धब्बा दिखेगा क्या? ऐसा थोड़ी कि एक ही पर दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन भी तो करती है। सबसे बड़ी चीज है कि सौर ताप को प्रभावित करने वाले दो कारक, जो मुख्य कारक है वो क्या है? ये तापमान, आपतित कोण, आपतित कोण और दिन की लंबाई। आपतित कोण और दिन की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी।
24 घंटे में एक अक्षांश के सभी बिंदुओं पर ये दोनों चीजें बराबर होंगी। ठीक है, दिन की लंबाई बराबर होगी, सारे फैक्टर बराबर होंगे, सिर्फ एक थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, वो है वायुमंडलीय पारगम्यता। सौर ताप को प्रभावित करने वाले कारक की अगर को रिकॉल करो तो सौर ताप को प्रभावित करने वाले कारकों में एकमात्र कारक होगा जो थोड़ा वेरिएशन लाएगा, वो है वायुमंडलीय पारगम्यता। अन्यथा पूरे बिंदु पे क्या होगा, सौर ताप को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, यानी कि सौर ताप का प्रभाव जो होगा वो समान होगा। नहीं, पृथ्वी गोल है तो भी ना, मान लो कि एंगल जो बनता है इस पे विषुवत रेखा पे, तो जब घूम के आएंगे तो तुम्हारी नजर से जो एंगल बन रहा है सारे के सारे स्थान पे बराबर होगा, चाहे इस अक्षांश को ले लें या इस अक्षांश को ले। तो एक अक्षांश पे स्थित सभी बिंदुओं के साथ क्या होगा, घूर्णन के बाद समान हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर उसको वापिस आना है, तो हम दिन की बात कर रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर घूर्णन की समाप्ति के बाद किसी बिंदु से लेते हैं तो सौर ताप का प्रभाव लगभग समान होगा। राइट। क्षैतिजीय दिशा में जब हम तापमान का वितरण दर्शाते हैं तो आमतौर पर इसको हम दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं समताप रेखा। समताप रेखा क्या होती है हम लोग सभी समझते हैं, यानी कि वो आभासीय रेखा जिस पे तापमान, मान लो कि ये 25 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा, कोई भी बिंदु यहाँ पे उठा लीजिए, वहां पे तापमान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि यदि अक्षांश एकमात्र कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, तो समताप रेखाएं और अक्षांश में कोई अंतर नहीं होगा। समताप रेखाएं अक्षांश के ऊपर से गुजरेंगे। यदि अक्षांश या सौर ताप एकमात्र कारक है तापमान को प्रभावित करने वाला, तो समताप रेखाएं अक्षांश के ऊपर से गुजरेंगे, उसमें किसी प्रकार का मोड़ नहीं आएगा। यानी कि समताप रेखाएं बिल्कुल अक्षांश के समानांतर होंगी, उसमें कोई टेढ़ा मेढ़ापन नहीं आएगा। सही है गलत है? सही है। समझ रहे हैं हम लोग कि अक्षांश, अगर मतलब सौर ताप एकमात्र कारक है तो अक्षांश के सभी बिंदु पर दैनिक तापमान क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चाहे वो रात का तापमान ले लें तो सब जगह रात का तापमान बराबर होगा, दिन का तापमान ले लें तो सब जगह दिन का तापमान बराबर। यानी कि एक अक्षांश पर स्थित सभी बिंदुओं पर यदि तापमान में कोई परिवर्तन होता है तो वो सौर ताप के कारण नहीं होता है। कैसे भी स्टेटमेंट अगर टेस्ट चेंज कर देता है तो ये हम उसको हैंडल कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं हम लोग कि जो सूरज की के संबंध में यदि हम किसी भी अक्षांश विशेष को देखें तो सभी जगह पे वो उसका जो प्रभाव होता है वो लगभग बराबर होता है, वायुमंडलीय पारगम्यता को छोड़ दें अगर तो अब जो फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जहां भी तापमान को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे तो उसमें जो है इसका मतलब है कि एक ही अक्षांश पर स्थित कई बिंदुओं में तापमान में अंतराल क्यों होगा, ये पढ़ने जा रहे हैं हम। तो उसमें सबसे बड़ा कारक है और तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है स्थल और जल का वितरण। स्थल और जल का वितरण क्या अंतर होगा, एक ही अक्षांश पे स्थित है, इसका मतलब है सौर ताप की मात्रा, उसका एंगल सब बराबर है, फिर भी स्थल पे तापमान अलग होगा, जल पे तापमान अलग होगा। हाँ ओके ओके, तो तापमान ज्यादा होना चाहिए। विशिष्ट उष्मा समझते हैं हम लोग, विशिष्ट उष्मा लिख लीजिए, किसी वस्तु के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस, किसी वस्तु के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए
आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल की विशेष ऊष्मा स्थल से ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि उसको तापमान ऊष्मा ज्यादा चाहिए तापमान को बढ़ाने के लिए। ये फिजिक्स हो गया। अब ज्योग्राफी देखते हैं कि इसमें क्या है। कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम बात करें ये स्थल भाग है, ये जलीय भाग है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं एक ही स्थान पर स्थित स्थलीय जलीय की, तो सौर ताप की मात्रा प्रति इकाई इस पे क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं दिन के समय में क्या स्थिति पैदा होगी। यदि स्थलीय भाग पे देखें हम, तो दिन के समय में एक यूनिट आ रही है, सेम यूनिट यहां पे आ रही है इसके ऊपर। अब इन दोनों का प्रभाव में अंतर होगा। क्यों होगा? कारण क्या है? विशिष्ट ऊष्मा हटा दीजिए आप। हाँ? गहराई, किरणों की गहराई। इसमें क्या होगा कि किरण बहुत दूर तक फैलेगी, राइट। इसका फैलाव लगभग 20 मीटर तक होता है। साफ पानी में किरणें फिजिकली, भौतिक रूप से 20 मीटर तक प्रवेश करती हैं। यहां पे वैसी संभावना बिल्कुल ही नहीं। आधार 1 फीट होगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट होगा। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे प्रति इकाई ऊष्मा की मात्रा ज्यादा हो गई, यहाँ पे कम हो गई। चूंकि ये ज्यादा दूर फैल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तापमान क्या हो जाएगा दिन के समय में? दिन के समय में यहाँ पे तापमान ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है। रात में कम हो जाता है, कारण वो तो पार्थिव विकिरण की बात कर रहे हैं। तो स्थलीय भाग ठंडा क्यों हो जाएगा रात में? जलीय भाग अपेक्षाकृत कम तेजी से ठंडा होगा। यानी कि रात के समय में तापमान देखेंगे तो जल का ज्यादा होता है, स्थल का कम होता नहीं। क्यों? कैंची रहता है उसके पास, कारण बताइए उसमें। तो नीचे का तापमान बना रहा है, ऊपर का तापमान क्यों का बना? कारण तब तक फिर सुबह हो जाती है। देखो, अब ये प्रिंसिपल हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी चीज के ठंडा होने की दर, जो हमने ऊष्मा के स्थानांतरण की दर की बात की थी, तो ऊष्मा के स्थानांतरण की दर क्या है? ठंडा होने की दर है। किससे संबंधित है? तापीय प्रवणता से। तो यदि किसी क्षेत्र में तापीय प्रवणता तीव्र होगी, तो उस क्षेत्र के ठंडा होने की दर तीव्र होगी। जिसमें तापीय प्रवणता कम तीव्र होगी, उस क्षेत्र के ठंडा होने की दर कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे वायुमंडल के संदर्भ में यदि हम देखते हैं, तो 2 किलोमीटर सपोज कीजिए कि ऊपर वायुमंडल में यहाँ पे जो तापमान होगा शाम के समय में, दोनों का तापमान बराबर होगा, क्योंकि उसमें तो कोई स्थिति नहीं है जो तापमान को अलग अलग रख सके। तो लंबवत दिशा में रात में क्या होता है कि लंबवत दिशा में तापीय प्रवणता यहाँ पे तीव्र हो जाती है। सपोज कीजिए कि यहाँ का दिन का समय 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है। 2 किलोमीटर के ऊपर सपोज कीजिए कि ये 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी 30 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पे तापीय प्रवणता कितनी की बनी? 10 डिग्री सेल्सियस की, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस, इनफैक्ट और कम, 25 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, इसको 27 ले लीजिए। तो यहाँ पे तापीय प्रवणता 2 डिग्री की हुई, यहाँ पे 15 डिग्री की हो गई। तो 15 डिग्री का जब तापांतर होगा, तो उससे ऊष्मा का निष्कासन, यही कारण है कि कूलिंग रेट ज्यादा होगा। यानी कि किसी भी क्षेत्र में किसी कारणवश, लिख लीजिए इसको, किसी क्षेत्र में किसी कारणवश
किसी क्षेत्र में किसी कारणवश यदि शाम का तापमान अधिक हो जाए, यदि शाम का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाए, अपेक्षाकृत अधिक हो जाए, तो तापीय प्रवणता के तीव्र होने के कारण, हम किससे प्रवणता ले रहे हैं? वायुमंडल से, ध्यान रखना है। तापीय प्रवणता के तीव्र होने के कारण उसके ठंडा होने की दर तेज हो जाती है, उसके ठंडा होने की दर तेज हो जाती है, और उसका सुबह का तापमान अपेक्षाकृत कम हो जाता है, अपेक्षाकृत कम हो जाता है। उसका सुबह का तापमान अपेक्षाकृत कम हो जाता है, अर्थात दैनिक तापांतर अधिक हो जाता है, अर्थात दैनिक तापांतर अधिक हो जाता है। टेम्परेचर रेंज जो बोलते हैं, तो दैनिक स्तर पर दैनिक तापांतर का मतलब क्या होगा कि दिन और दिन के अधिकतम तापमान और रात के न्यूनतम तापमान के अंतर को हम दैनिक तापांतर बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए कि 4 चीजें दे दी गई आपको, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापांतर अधिकतम होगा? सपोज कीजिए कि आपको दे दिया गया यूपी, राजस्थान, पंजाब और बिहार। दैनिक तापांतर अधिक होगा, अधिकतम होगा इन सब में से। कारण हम लोग जान रहे हैं कि शाम का तापमान, पथरीला क्षेत्र और बलुई क्षेत्र, दैनिक तापांतर किसका ज्यादा होगा? बलुई क्षेत्र। क्यों? कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? अच्छा, ये स्टेटमेंट बहुत कॉमन है ना, जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्बर होता है सबसे ज्यादा बढ़िया रिफ्लेक्टर भी होता है। क्यों होता है वो? जो सबसे बढ़िया एब्जॉर्बर होता है वो सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर भी होता है। क्यों होता है ये? तापांतर के कारण, तापीय प्रवणता के कारण। जैसे हम एब्जॉर्ब बहुत अच्छा करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा तापमान अपेक्षाकृत, जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं, ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो तापीय प्रवणता ज्यादा हुई तो रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। एज सिंपल एज दैट। अब अगर आते हैं हम कि जब भी किसी भी क्षेत्र में सौर प्रकाश ज्यादा दूर तक घुस जाए या पेनिट्रेट हो जाए, वैसी स्थिति में उस क्षेत्र का धरातल का तापमान कम होगा। ट्रू और फॉल्स? जितना ज्यादा नीचे प्रवेश करेगा उसका तापमान उतना कम होगा, बाकी स्थिति समान हो तो। समझ रहे हैं? यानी कि पत्थर और बालू की यदि हम बात करें तो सूरज की किरण किस में ज्यादा दूर तक प्रवेश करेगी? बालू में ज्यादा प्रवेश करेगी। यही कारण है कि पत्थर का तापमान शाम का, बलुई, अगर जैसे कहीं पूछ दे बलुई मरुस्थल और पथरीला मरुस्थल, सैंडी और रॉकी डेजर्ट की बात कर दे, तो रॉकी डेजर्ट का तापांतर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। जो जितना जल्दी गर्म होगा उतनी ही तेजी से रात में ठंडा होगा। तो पत्थर क्या हो जाएगा? बालू से ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा शाम में। पत्थर पे कभी बैठे हो? गर्मी में बैठे हो ट्राउजर पहन के गर्मी के दिनों में? क्या हुआ, किसी सुसाइड करने गए थे क्या? हाँ, तो काफी तापमान रहता है। कहाँ पे? अच्छा, गिरिडीह, जरिया गिरिडीह वगैरह एरिया में। तो पथरीले एरिया में अगर रहेंगे तो तापमान क्या होगा? उसका अधिक होगा बालू के अपेक्षा। सिंपल प्रिंसिपल है वही कि यदि सूरज की किरणों का फैलाव अधिक होगा तो धरातल का तापमान कम होगा। बालू में चूंकि कण के बीच की दूरी अधिक होती है तो वो थोड़ा ज्यादा दूर तक जाएगा बनिस्बत पत्थर के।
तो इसीलिए शाम के समय में पथरियल एरिया का तापमान बालू से ज्यादा होगा, बालू से ज्यादा होगा। और जब ज्यादा होगा तो तापीय प्रवणता उसी अनुसार तीव्र होगी, और फिर उसके बाद ऊर्जा का ह्रास ज्यादा होगा, तापांतर बढ़ जाएगा। ग्रासलैंड और फॉरेस्टेड एरिया, किसका तापांतर ज्यादा होगा? ग्रासलैंड का तापांतर। समझ रहे हैं हम लोग? तो कुछ भी पूछते इस तरह से आप लोग कर सकते। थर्ड पॉइंट लिखिए, स्थल से ऊंचाई। या समुद्र तल से ऊंचाई, सॉरी समुद्र तल की बात करते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई की यदि हम बात करें तो ऊंचाई बढ़ने से स्पेशली फर्स्ट लेयर में जो है, पहली परत जो है वायुमंडल की, उसमें तापमान में क्या होता है? गिरावट आती है, राइट। तो अगर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। इसका औसत गिरावट जो है 1 डिग्री सेल्सियस 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इसको हम सामान्य पतन दर कहते हैं। यानी कि वायुमंडल के हम लेयर में यदि बढ़ते जाएं तो उसी प्रकार से तापमान में निरंतर गिरावट आएगी ऊंचाई के बढ़ने के साथ। अब कारण क्या है इसका? क्या कारण है? वो तो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन हो गया। हम बात कर रहे हैं स्थिरोष्म ताप परिवर्तन की। हम वायुमंडल के 2 परत की बात कर रहे हैं, जो ऊंचाई के बढ़ने के साथ उसके तापमान में गिरावट आएगी। क्लोज। हाँ, सघनता ज्यादा होगी। तुम्हारा भी पॉइंट है, सही है, थोड़ा उसको रिफाइन करने की जरूरत। पहला पॉइंट लिखिए ग्रेविटेशन का। हाँ, तो वही तो सघनता को प्रभावित कर रहा है ना। ग्रेविटेशन ही सघनता को प्रभावित करता है। 2 कारण है इसके। पहला प्रमुख कारण है कि वायुमंडलीय ऊर्जा का बड़ा स्रोत, वायुमंडलीय ऊर्जा का बड़ा स्रोत पार्थिव विकिरण है, ना कि सौर विकिरण। वायुमंडलीय ऊर्जा का बड़ा स्रोत पार्थिव विकिरण है, ना कि सौर विकिरण। क्योंकि लंबी तरंगों का अवशोषण छोटी की अपेक्षा आसान होता है। सिक्सटी 35 रेशियो में है। पार्थिव विकिरण 65, सौर विकिरण 35 ऊर्जा की अगर हम बात करें। तो अर्थात अगर हम स्रोत से दूर जाते जाते हैं तो तापमान कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि मुख्य स्रोत क्या है? पार्थिव विकिरण है। हीटर वायुमंडल के लिए क्या हुआ? पृथ्वी हुआ। हीटर से आप दूर जाते जाएंगे तो तापमान में गिरावट आती जाएगी। दूसरा है वायुमंडलीय सघनता ऊंचाई के साथ घटती जाती है। ऊंचाई के साथ घटती जाती है।
वायुमंडलीय सघनता ऊंचाई के साथ घटती जाती है, अर्थात अवशोषित ऊष्मा की मात्रा सौर विकिरण तथा पार्थिव विकिरण दोनों से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, ब्रैकेट में लिख दीजिए सौर विकिरण तथा पार्थिव विकिरण, में निरंतर गिरावट आती है। परिणाम स्वरूप तापमान घटता जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान घटता जाता है। पृथ्वी से जो जा रहा है वापस उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। अब इसमें क्या है, सिंपल सा ये चीज है समझने। जैसे धरातल की हम बात करें, दो ऊंचाई हम ले लेते हैं, तो सघनता यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे सघनता का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल प्रति इकाई क्षेत्र में ज्यादा हुआ। विरलता का मतलब है कम हुआ। तो यदि सपोज कीजिए यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 400 पार्टिकल है एक क्षेत्रफल में, तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, 500 यूनिट का होगा और 400 यूनिट का, चाहे सौर विकिरण हो या पार्थिव विकिरण हो। तो दोनों कंटेक्स्ट में अगर सघनता विरलता की बात करें तो उसमें अवशोषित ऊर्जा की मात्रा में अंतर हो जाएगा, और जो सघन क्षेत्र होगा वहां पे मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली तापमान वहां पे ज्यादा हो जाएगा। वायु की गति की हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, हम संचलित वायु की बात नहीं कर रहे हैं। संचलित वायु में जब परिवर्तन होगा तो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होगा, और वायु जब ऊपर उठेगा तो उसकी गति ज्यादा कम होगी। वो किस बात पे डिपेंड करेगी कि जितना वायु हल्का रहेगा गति उतनी तेज होगी, और हल्का वायु कब होगा, जब वायु गर्म ज्यादा होगा। तो वो हम आएंगे, अभी बात करेंगे जब हम संगणन क्रिया पढ़ेंगे, उसकी वायुदाब पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम एक फिक्स्ड लेयर की बात कर रहे हैं कि जो पृथ्वी है इसके ऊपर एक लेयर की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर दूसरे लेयर की बात। तो परत दर परत की हम बात कर रहे हैं कि इसका तापमान इस परत के तापमान से अधिक होगा, और कारण यही दो हैं। क्लियर है। तीसरा है, यही मेन 3 फैक्टर्स हैं बेसिकली। तीसरा कारण है, बाकी सब लोकल हैं, ये ग्लोबल फैक्टर्स हैं। तो लोकल में आता है, सबसे पहला आ जाएगा पवन तथा समुद्री धारा का प्रभाव। अब चूंकि पवन भी ठंडी होती है, पवन गर्म भी होती है, समुद्री धारा भी ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है। किसी क्षेत्र में अगर गर्म पवन जा रही है तो ऑब्वियसली वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देगी, किसी में ठंडी जा रही है तो वहां पे घटा देगी। उसी तरह से अगर जो ओशन करंट है, किसी एरिया में अगर गर्म जा रही है तो वहां के कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को बढ़ा देगी, और ठंडी जा रही है तो कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को घटा देगी। इजी है। नेक्स्ट लिखिए, धरातलीय प्रकृति। धरातल की प्रकृति या धरातलीय प्रकृति, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रॉकी एरिया है, कि सैंडी एरिया है, कि फॉरेस्टेड है, कि ग्रासलैंड है, कि आर्द्रता ज़्यादा है या आर्द्रता कम है। सारे जो अगर ये होगा तो लोकल स्थानिक लेवल पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे तापमान में अंतर हो जाए। कई बार वो देखे, वो बिंडुआ जिसको बोलते हैं, डस्ट डेविल बोलते हैं, जो भंवर उठता है, भंवर उठ करके और उसको वो भंवर चलता है और चल जाता है। तो किसी विशेष जगह पे क्यों उठता है? दाब, दाब तो कम का, दाब कम परिणाम है। मैं कारण पूछ रहा हूं। वायु उठ जाती है, उठती क्यों है? तापमान का अधिक हो, यानी कि किसी क्षेत्र पॉकेट, मान लो पूरे क्लासरूम की हम बात करें, बड़े से क्षेत्र की बात करें, तो हो सकता है किसी कारणवश एक छोटे पॉकेट में तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा हो, तो वहां पे वो बन जाएगा, और जब वो बन जाएगा
तो वायुदाब घट जाएगी तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कई सारे पॉकेट्स में इस तरह के, जैसे चक्रवात में भी हम पढ़ेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में हो सकता है कि तापमान किसी कारणवश ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे चक्रवात बनने की संभावना ज़्यादा हो जाए। डस्ट डेविल जो है चक्रवात का ही समझ लीजिए एक प्रतिरूप है बस, राइट। अब नेक्स्ट आता है ढाल की प्रवृत्ति, एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप। ढाल की प्रवृत्ति, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में स्थित पर्वतों के लिए संबंधित है। ये वो भी स्थानिक है। मान लो तुम लोग विषुवत रेखा में बैठे हुए हो, यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय की दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की अपेक्षा सूरज से क्या हो जाएगी, ज़्यादा एक्सपोज्ड हो जाएगी। तो समान ऊंचाई पे इधर तापमान ज़्यादा होगा, इधर तापमान कम होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी ढाल, उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी ढाल तथा दक्षिणी गोलार्ध की उत्तरी ढाल, उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी ढाल तथा दक्षिणी गोलार्ध की उत्तरी ढाल समान ऊंचाई पर अपने पीछे की ढाल से, समान ऊंचाई पर अपने पीछे की ढाल से अधिक गर्म होती है, अपने पीछे की ढाल से अधिक गर्म होती है। कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली। ऊंचाई कम है अपेक्षाकृत, लेकिन अभी कल परसों वहां पे स्नोफॉल हो गया है मनाली में। लेकिन ऊंचाई कम होने के बाद भी, जैसे गुलमर्ग बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, गुलमर्ग भी पहाड़ के पीछे की दिशा में है, तो कम ऊंचाई के बाद भी वहां पे तापमान काफी घट जाता है। क्लियर है यहां तक? कल हम लोग पढ़ेंगे तापीय विलोमता, तापीय व्युत्क्रम, वायुदाब तथा पवन। ठीक है, एटलस मार लें थोड़ा सा। खेती ऊपर की जाती है, वो हम पढ़ेंगे उसमें आर्द्रता जब आएगा तब। जो उसमें क्या होता है, जो सीढ़ी नुमा खेती तो एक दूसरे खेती के प्रकार हैं, लेकिन जो तुम बता रहे हो, जिसे अक्सर देखोगे पर्वतीय क्षेत्र में, अभी हम कल पढ़ेंगे उसको, तापीय व्युत्क्रम जब पढ़ेंगे, तो तापीय व्युत्क्रम के कारण यह होता है कि जो ऊंची ढाल होगी वहां पे आबादी ज्यादा होगी और समतल घाटी के क्षेत्र में आबादी कम होती है, तापीय व्युत्क्रम के कारण। कहाँ पे? हाँ, वो नहीं, स्नो अभी छोड़ देते हैं। स्नो जब पढ़ेंगे ना कैसे बनता तब बात करेंगे इसमें। अभी जितना दूर पढ़ रहे हैं, स्नो कहाँ पे बनेगा आराम से व्याख्या करेंगे हम लोग। बिल्कुल। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सोमालिया, गुड, सूडान, एरित्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, डीआरसी, कॉन्गो, गेबॉन, इक्वाटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया। नाइजीरिया, कैमरून, इक्वाटोरियल गिनी, गेबॉन, कॉन्गो, डीआरसी, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया, जिबूती, एरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। आइए मोरक्को से नीचे चलते हैं नाइजीरिया तक।
जस्ट चेक इट आउट, देखिए इसको। मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, कॉट डिवॉयर लिखा होगा, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। आई रिपीट इट, फिर से देखिए उसको, उसकी कैपिटल सिटी को। मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। तुम हंस क्यों रहे हो? सिएरा लियोन है वो, सन्नी लियोन नहीं है। नाम सुना है सन्नी लियोन के? बहुत एक फेमस एक्ट्रेस है। नहीं सुने हो? बड़े शरीफ लगते हो यार तुम, फिल्में में नहीं देखते हो इसका मतलब है? मर्डर 3 में वो आई थी ना शायद, सिंग इज बिलिंग में। हाँ, तब से बहुत फेमस हो गई है वो। चलिए इसको देखिए। वहां पे आसपास पे आइलैंड्स वगैरह देखो, डोंट ट्राई टू क्रैम अप, याद करना, रट्टा लगाने की कोशिश मत करो। आइलैंड्स देखो, जैसे जोर आइलैंड है राइट साइड में, तटीय क्षेत्र में। तटीय तट का नाम है देखो, स्लेव कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट। आइवरी कोस्ट वाला जो कॉट डिवॉयर है, वहां पे आइवरी ज्यादा मिलता है। घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। ये सब देखिए आप। स्लेव कोस्ट कहा जाता है उसी के बीच वाले एरिया को। आइवरी कोस्ट के लेफ्ट साइड में देखो, लाइबेरिया वगैरह जो रीजन है, उस पूरे कोस्ट को, हाँ, वहां से ज्यादा स्लेव्स का ट्रांसफर ये हुआ है कॉलोनियल टाइम में। ट्राई करें साथ में, 5-6 बार करेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा होपफुली। टफेस्ट पार्ट है अगर देखा जाता है अफ्रीका का, और यहीं से अक्सर देखोगे प्रीलिम्स में, नीचे वाला जो पार्ट है वहां से अक्सर पूछ लेगा, जो पता है याद करना थोड़ा टफ होता है। मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, गिनी, गिनी बिसाओ,
गैम्बिया, सेनेगल, मॉरिशियाना, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को। मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, गिनी बिसाओ, गिनी, पहले गिनी आएगा फिर गिनी बिसाओ, गैम्बिया, सेनेगल, मॉरिशियाना, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को। मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, गिनी, गिनी बिसाओ, गैम्बिया, सेनेगल, मॉरिशियाना, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को। ट्राई करो, मैं साथ बोलता हूँ। मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, गिनी, गिनी बिसाओ, गैम्बिया, सेनेगल, मॉरिशियाना, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को। एक बार और। मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। तुम लोग पहले बोलो ना। नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, गिनी, गिनी बिसाओ, गैम्बिया, सेनेगल, मॉरिशियाना, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को। अब मोरक्को से इधर से जाते हैं, फिर वापस मोरक्को तक। कौन आएगा बताओ? चलो ट्राई करो। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, शाबाश, एरित्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, गुड, नामीबिया, हाँ, अंगोला, डीआरसी, शाबाश, गेबॉन, गिनी, हाँ, अब नाइजीरिया, अब आ गया नया वाला, बेनिन, टोगो, घाना, शाबाश, लाइबेरिया, सिएरा लियोन। सिएरा लियोन नाम लेना कोई बुरी बात थोड़ी है। गिनी, गिनी बिसाओ, गैम्बिया, सेनेगल, शाबाश, मोरक्को। लवली। कोई और? उल्टा जा जाओ। मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, सेनेगल, शाबाश, गाम्बिया, गिनी बिसाओ, सही है, गिनी, सिएरा लियोन, शाबाश, आइवरी कोस्ट, गाना, टोगो, बेनिन, गुड, कैमरून, शाबाश, गैबॉन, हाँ ठीक है, गैबॉन, गैबॉन, कॉन्गो, गुड, अंगोला, नामीबिया, गुड, मोजाम्बिक, शाबाश, हाँ, जिबूती, एरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, शाबाश। और कोई? हाँ, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, एरित्रिया, जिबूती,
सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ब्यूटीफुल, डीआरसी, शाबाश, गबन, इक्वेटोरियल गिनी, हाँ, कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, शाबाश, घाना, हाथी का सूंड, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सन्नी लियोन क्यों छोड़ दिया फिर? सीरा लियोन, लाइबेरिया के बाद सीरा लियोन, कोई नहीं, ठीक, गुड। और कोई? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कहीं से शुरू कर दो तुम। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, एरिथ्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, शाबाश, गुड, अंगोला, डीआरसी, कॉन्गो, गबन। चलिए एक बार साथ कर लेते हैं फिर। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, एरिथ्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, डीआरसी, कॉन्गो, गबन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, गिनी, गिनी बिसाओ, गैम्बिया, सेनेगल, मॉरिशियाना, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गबन, कॉन्गो, डीआरसी, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया, जिबूती, एरिथ्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। फिर से जाएं पश्चिमी इशारा। थैंक यू एंड टेक केयर।